गुड मॉर्निंग, आई लव यू। क्लास 9 CBSE बोर्ड। देखिए, हम लोग आपकी दूसरी पुस्तक थी कृतिका, उसमें पहला क्या दूसरा चैप्टर है ये, लेकिन जो 30% हटा दिया गया आपका कोर्स नहीं, सिलेबस आपका 30% हट गया, उसके हिसाब से पहला चैप्टर मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग। इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे। देखिए, इसमें मृदुला गर्ग जी जो हैं वो सबसे पहले अपनी नानी के बारे में बताती हैं कि मेरी नानी कैसी थी, फिर अपनी माँ के बारे में, अपनी दादी के बारे में, फिर अपनी चारों बहनों के बारे में। ये मृदुला गर्ग और इनकी 3 बहनें, और यानी ये कुल मिलाकर 4 बहनें। तो ये वही कह रहे मेरे संग की औरतें, यानी ये जितनी औरतों को जानती थी सब के बारे में कुछ न कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा है। सबकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सबकी। देखिए आगे, इन्होंने अपनी नानी के बारे में बताया था, हम लोग पढ़ लिए थे। अपनी माँ के बारे में बता रही थी। देखिए आइए, कहला है हम लोग पेज नंबर 16 पे सबसे नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, जहाँ 1 और 2 लिखा है। यहाँ से देखिए, कहले पहले कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। कह रहे हैं पहला, मेरी माँ जो है वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे अपनी माँ के बारे में बता रही थी कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरा, और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होनी थी, यानी कोई ऐसी बात जो गोपनीय हो, गुप्त हो, वो कभी एक दूसरे के सामने कभी शेयर नहीं करती थी कि जिससे नहीं उसी को कोई भी बात, छोटी से छोटी बात हो सबसे बताती फिरें, ऐसा वो कभी नहीं करती थी। पहले कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। पहला कारण क्या था, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए घर वाले उनका बहुत आदर करते थे। दूसरे का कारण था बाहर वालों की दोस्ती। दूसरे के कारण वो बाहर वालों की दोस्ती, यानी वो अच्छे सबकी दोस्त बन गई, क्योंकि वो कभी किसी एक दूसरे की इधर उधर बुराई या चुगलेबाजी नहीं की थी। दोस्त वे हमारी भी थी। मृदुला गर्ग जी यानी लेखिका क्या कहती हैं, वे दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। कह रहे वो तो हमारी दोस्त थी, माँ की भूमिका थी जो हमारे लिए पिताजी ही निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी चिट्ठी आने पर, मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में चिट्ठी आने पर कोई उससे या नहीं पूछता था, यानी कोई माँ से नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। कह रहा मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, चाहे वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम की चिट्ठी क्यों ना हो, लेकिन कोई पूछता नहीं था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी है या नहीं, और माँ यह जानने को बेहाल हो यानी परेशान हो कि बीमारी से वह उबरी है या नहीं। छोटे से घर में वह 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति अपना निजत्व यानी निजी यानी प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की यानी प्राइवेसी बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। क्या हुआ? लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके यानी लाइन से हटकर कहें तो अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। कह रहे हैं लीक से हटकर थोड़ा अगर हम लोग अपने पूर्वजों में अपनी माँ और नानी तक ही सीमित रहते तो अच्छी बात होती, गनीमत रहती। परंतु एक परदादी भी थी, एक हमारी कौन थी? दादी भी थी। अब देखिए, माँ के बारे में हो गया, नानी के बारे में हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके? वो अपनी दादी की कहानी बताएंगे, दादी हमारी कैसी थी। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कह रहे एक हमारी दादी थी जिन्हें कतार से बाहर यानी लाइन से बाहर चलने का हमेशा शौक रहता था। सब एक लाइन से चलते तो वो हमेशा बाहर दूसरी लाइन भी पकड़ लेती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल माने अनुग्रह या दया, उन्होंने एक व्रत रखा कि खुदा के फजल से यानी अनुग्रह से
उनके पास अगर कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। क्या करें हमारी दादी ने, हमारी दादी ने एक व्रत रखा था या एक प्रण किया हुआ था। क्या प्रण की थी कि अगर खुदा के फजल से यानी खुदा यानी भगवान की दया से उनके पास कभी 2 से अधिक ज़्यादा धोतियाँ हो गई, 2 से ज़्यादा साड़ी हो गई, अगर हो गई तो वह तीसरी साड़ी को दान कर देंगी। ये उनका व्रत था, प्रण था। जैन समाज में अपरिग्रह माने होता है संग्रह न करना। कहते हैं जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। कह रहे हैं संग्रह न करना, जैन समाज में संग्रह न करना सनक की बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती है। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखूं। कह रहे हैं वहाँ तक तो ठीक था, उनके प्राण तक उन्होंने जो जिद की थी, अपना प्राण लिया था कि दूसरी के बाद जब तीसरी वो साड़ी हो जाएगी उसको दान कर देंगी। वहाँ तक तो ठीक था, परंतु उनका असली जलवा तब देखने को मिला है जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। मेरी माँ जब पहली बार गर्भवती हुई थी तो अब ये मत सोचिएगा कि ये लेखिका तो पहले से तो पहली बार कैसे, ये कहानियाँ उन्होंने सुनी हैं अपनी दादी की, तब वो लिखी हैं। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। कहना है कि जलवा इनका तो तब देखने को मिला जब उन्होंने क्या किया, मंदिर में जाकर मेरी माँ के लिए उन्होंने क्या दुआ मांगी, अपनी बहू के लिए एक दुआ मांगी कि पहला बच्चा लड़की हो। क्या दुआ मांगी कि लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत उन्हें चैन नहीं पड़ा। कह रहे हैं यह गैर रवायती मन्नत यानी लीक से हटकर लोग मंदिर जाते हैं, बेटा मांगते हैं, लड़का मांगते हैं, लेकिन हमारी दादी जाकर क्या मांग आई कि हमारी बहू को लड़की हो। वही करें कि उन्हें चैन नहीं पड़े। नहीं, मेरी माँ को चैन नहीं, मेरी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दादी ऐसा कर क्यों रही हैं, यानी उनकी सास ऐसा क्यों रही हैं। उसे भगवान और उसे बीच पोशीदा रखने के लिए सरेआम उसका ऐलान कर दिया। क्या उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के लिए सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली। यानी लोग ढूंढने लगे आखिर वजह क्या है, ये ऐसा क्यों चाहती हैं कि लड़की हो। लोग ढूंढते रहे वजह, लेकिन किसी को कोई वजह मिली नहीं। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में कभी कन्या पैदा ही नहीं हुई थी। कन्याएं पहले भी पैदा हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था दादी को जो लड़की मांग रही थी। इसलिए माँ जी की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को दूर करने के चक्कर में थी। इसलिए नहीं था कि कन्या नहीं हुई थी और माँ जी कभी कन्यादान करने का अवसर नहीं मिला हुआ हो। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि कन्यादान करना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। कह रहे हैं ऐसा भी नहीं था कि वहाँ कन्या नहीं हुई थी, कन्या थी और हमारी दादी ने कन्यादान भी किया है। ये भी नहीं था कि कन्यादान प्राप्त करने के लिए हमारी दादी ऐसा कह रही हों, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। क्योंकि पिताजी की नहीं बल्कि दादाजी की बहनें थीं। यानी हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। हाँ, एक बात जरूर थी कि पहला बच्चा हमेशा हर बहू का बेटा था, लेकिन इस बार वो बेटी मांग रही थी। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी। कि मैं ऐसा क्यों चाहती हूँ, इन लड़की क्यों मांग रही हूँ। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बददस्तूर माने नियम से, अरे बोल नियम पूर्वक डेली मंदिर जाती रही और यही दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, क्या पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है। पूरा जो नकुड़ गांव था पूरा वह जानता था कि माँ जी का सीधा तार भगवान जी के साथ जुड़ा हुआ है। बेतार का तार नहीं, बेतार का तार है। बेतार जानते हैं ना, बेतार
वायरलेस तो जानते होंगे, वायरलेस को हिंदी में कहते हैं बेतार। वही कह रहे हैं कि दादी जी का भगवान के साथ जो कनेक्शन था वह बेतार था, यानी वायरलेस के द्वारा कनेक्शन था उनका, इसीलिए भगवान शायद उनकी सुन भी लिए थे। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। इधर वह यह तार खींचती, यानी इधर से जो कुछ मांगती उधर से क्या आता, तथास्तु, यानी आशीर्वाद तुरंत मिल जाता था। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। उनको पूरा विश्वास हो गया था मेरी दादी को, जब पहली बार मंदिर गई, कि मेरी गोद में मेरी पोती ही खेलेगी। पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाई, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। परंतु माँ की आरजू क्या थी, इच्छा क्या थी, वो भी क्या रंग लाई, इसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, उन्हें भी कभी अनुमान न रहा होगा। तो ये दादी की कहानी थी, जो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी और अपनी बहू के लिए पहले बच्चे के रूप में बेटी मांगी। देखिए आगे, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू ना सुन। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन। भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। कह रहे हैं कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुनकर, यानी भगवान ने शायद दादी की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छे से फुर्सत होकर सुना था। भगवान ने कुछ ऐसा अफरी तफरी की, भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक, एक के बाद एक 5 कन्याएं यानी धरती पर उतार दी। यानी इसकी माँ को, मृदुला गर्ग जी की माँ को 5 कन्याएं हुई, 5 बेटियां हुई। भगवान को क्या कहें, भगवान को क्या कहें। माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे, भगवान को अब क्या कहें। माँ जी के सामने तो अच्छे अच्छे चोर भी अच्छे अच्छे चोर भी चक्कर खा लेकर गिर पड़ते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। कह रहे हैं माँ जी और नामी चोर का किस्सा तो मैंने होश संभालने के बाद कई बार भी सुना था। चोर की दीवार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी, चोर के दर्शन भी हो गए थे। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। एक बार चोर आ गए थे गांव में, वो कैसे आए वो देखिए। कह रहे हुआ यूँ था किसी शादी के सिलसिले में बारात जाती है तो नकुड़ गांव के सभी लोग बारात में दूसरे गांव चले गए थे। यानी जितने मर्द थे, आदमी थे, वो तो गांव बारात चले गए। बच्चे कौन, औरतें बची गांव में। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही। रत जगह होता है रात में गाना बजाना करना, यानी जब बारात चली जाती है तो यहाँ घर पर रात को गाना बजाना होता है ना, वही कहें औरतें सज धज कर अपना रत जगह रात में गाना वाना बढ़िया गाना गीत ढोल वोल बजा के बढ़िया नाच गा रही थी। इससे रात का भर जगना भी था और कि कोई चोर उचक्का भी ना आए, ये भी कारण था। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर, नाम ढोलक गाना और नाच गाने और ढोलक की थाप के इन सब के शोरगुल में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, लेकिन चोर की किस्मत बेकार थी। चोर की किस्मत बेकार थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी की सोई, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। औरतों को शोर से, जो बाहर नाच गाना प्रोग्राम चल रहा था, उनसे बचने के लिए माँ अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में आज सो रही थी। चोर बेचारा तमाम जुगर राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। तमाम जुगर राफिया यानी तमाम जुगाड़ बनाकर
दिमाग में उठाकर आया था, जुगाड़ बनाया था दिमाग में, ये करूँगा वो करूँगा, ये उठाऊँगा वो उठाऊँगा, लेकिन उसका सारा जुगाड़ धरा का धरा रह गया। उसे क्या पता था, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। आई कह रहे चोर की किस्मत उस दिन बहुत खराब थी। कह रहे इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी उसको भी पता नहीं था। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांव की आहट से खुल गई। जानते आपको पता है जो मतलब बूढ़े व्यक्ति होते हैं, कोई भी चाहे जितने छिप धीरे धीरे जाए, छुप छुप के जाए, कि चुपके से निकल जाएं और वो जाग ना जाएं, ऐसा नहीं है, वो जाग जाते हैं तुरंत। पता नहीं कैसे जाग जाते हैं, हमको भी नहीं पता है। कह रहे हैं कि पाँव की आहट से तुरंत उनकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, आराम से पूछा। कौन? जी मैं। उसने कहा कि जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। कह रहा है चोर ने बड़े साधारण सा जवाब दिया, मतलब उसको लगा कि ऐसे ही लोग बोलते होंगे, और चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत सा जवाब दिया। कहा कि जी मैं। पानी पिला। माँ जी ने कहा कि पानी पिला, यानी पानी मंगा लिया। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। अब चोर झिझक कर रह गए, पानी कहाँ से लाए। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। क्या देखी? कि लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, माँ जी ने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। माँ ने क्या कहा कि ऐसा कर, ये लोटा ले और कुआं से पानी भर कर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखना और तरीके से छानियो। कहा कि देखना कपड़ा अच्छे से बांधे रहना, लोटा में नहीं, लोटा गिरा दे वहीं पे, और तय अच्छे से छानियो, यानी अच्छे से छान कर पानी लाना, गंदा संदा लेकर चले आना। चोर घबरा गया। अरे अब कोई भी चोरी करने गया हो उसको ऐसा काम मिल जाए, घबराएगा है ही। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा है। अंधेरे में उन्होंने कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसको थी, चोर को। पर बुढ़िया भाग भी छानती थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती थी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा, जल्दी कर भाई। इसी से वह कुछ परेशान हैरान उठा, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। तभी माँ जी ने क्या कहा? बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। घबराहट और धर्म संकट के कारण चोर जो था वो सच में बोल गया, यानी सच में अपने आप को क्या बता दिया, मैं तो चोर हूँ। हुआ करे माँ जी ने क्या हुआ करे, माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला। कह रहा है तो ठीक है, चल तू चोर है सही, लेकिन कम से कम प्यासे को पानी तो पिला, जाके पानी ला। पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। क्या कहा? पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ना। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। लोटे के मुंह से कपड़ा बिल्कुल ना हटाना। हाथ रगड़ कर धो लेना। हाथ से रगड़ कर लोटे को अच्छे से धो लेना और पानी कपड़े से छान कर भरना, मेरा धर्म बिगड़ने ना पाए। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? चोर ने पूछा कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन ला रहा है जो पिलाएगा। उसने कहा, यानी दादी ने क्या कहा कि ना, कहा ना, रगड़ कर धो लेना, रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं, यानी सब नाच गाने में व्यस्त हैं, तेरे और भगवान के सिवा यहाँ पर कौन बैठा है, कौन है जो मुझे पानी पिलाने वाला है। भगवान वो वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया। अब अकबकाया मतलब घबराया,
यह सुनकर चोर क्या हुआ, घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया, घबरा गया और फिर लोटा उठाकर चल दिया पानी लेने। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। पूरे एहतियात के साथ, यानी छिपते छिपाते गया था बेचारा कि कोई मुझे जान ना पाए, पकड़ ना पाए। पहरेदार ने उसे पकड़ लिया, कुएं पर देख लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया। तब माँ ने क्या किया, माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया और आधा चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। क्या कहा कि एक लोटे से हम दोनों ने पानी पी लिया है, अब हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब चोर को फिर धर्म संकट में डाल दिया माँ ने। क्या कहा, एक ही लोटा से, जो लोटा में पानी लाया था उसी लोटा में आधा पानी माँ ने खुद कर पी लिया और आधा पानी चोर को पिला दिया। और फिर एक लोटे से पानी पीकर माँ क्या कही, फिर उन्होंने कहा, हम दोनों ने एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे हो गए हैं। अब बेटा चाहे तो चोरी कर, चाहे खेती कर, अब तेरी मर्जी है, अब हम दोनों माँ बेटे हैं। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। अब बेटा बेचारा इस धर्म संकट में फंस गया कि अब वो किसी लायक नहीं था। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। उसने निर्णय क्या लिया कि रोमांचक धंधा यानी चोरी का धंधा छोड़कर वह खेती से मन लगा ले। सालों साल लगा रहा, वह सालों साल खेती में लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, और जब मैंने उसे देखा तो वह भला मानुस यानी बहुत लग रहा था, बहुत अच्छा है, बहुत भला लग रहा था, बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा, और वह कुछ डरा हुआ और कुछ हैरान सा भी दिखाई दे रहा था। अब खानदानी विरासत कही या जीवाणियों का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी, यानी एक माँ और एक दादी। उन दो बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी तरह से फंस गई। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, तो दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। एक तरफ मेरी माँ के मन में कोई हीन भावना नहीं थी लड़की के जन्म होने पर, और दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही नहीं करें। अब लेखिका क्या करें, बीच में मैं फंसती रही और पिसती रही। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट। 15 अगस्त 1947 को, इस दिन क्या हुआ था या सभी लोग जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग, संयोग वैसे कहें या दुर्भाग्य से कहें, दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। मैं कौन? लेखिका। लेखिका क्या थी? बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। उन दिनों टाइफाइड अगर किसी को हो जाए तो जानलेवा माना जाता था। टाइफाइड हो गया था इनको। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद मैं बहुत रो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी कि मैं भी इंडिया गेट के पास जाकर जश्न की आज़ादी में शामिल हो जाऊं। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, और डॉक्टर क्या थे? नाना जी के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए, चुप हो गए। मैं बददस्तूर रोती करपती रही, रोती चिल्लाती रही। रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? कह रहा मैं इतना रोई, इतना तो कोई बच्चा अपनी गुड़िया खिलौने के टूट जाने पर भी नहीं रोया होगा।
इतना उस दिन रोई थी वहाँ इंडिया गेट जाने के लिए, लेकिन तब भी मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। उस समय मेरी मेरी उम्र 9 साल की थी। लेखिका उस समय कितने साल की थी? 9 साल की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर तर्क समझती। यानी मैं इतनी छोटी नहीं थी कि गुड़िया से मैं बहल जाती, यानी लोग मुझे खिलौने से बहला देते। मैं इतना छोटी भी नहीं थी, इतना समझदार हो गई थी। लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी कि डॉक्टर के तर्क को समझती, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हो गई थी कि डॉक्टर की बात को मैं समझ पाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोई उपन्यास पकड़ा गए। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोई उपन्यास पकड़ा गए। ये उपन्यास एक इसके प्रसिद्ध इस इसके लेखक प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। यानी रूस के एक उपन्यासकार हैं दास्तोवस्की। उन्हीं की एक पुस्तक है ब्रदर्स कारामजोई। ये उपन्यास है। मेरे पिताजी ये वाली किताब मुझको पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था या ये कहीं मानसिक रोग था। मैं किताबें बहुत पढ़ती थी। जब कुछ देर बाद मैंने देखा तो थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा पिताजी छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे। कह रहे मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर बाकी घर के सब लोग पलायन कर, यानी सब लोग जा चुके थे। और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। फिर जब मैं समझ गई कि अब मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने भी रोना धोना छोड़कर किताबें खोलकर बैठ गई, पढ़ना शुरू कर दी। एक बार शुरू कर लेने पर मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। मोहलत यानी फुर्सत या अवकाश। मुझे इतनी फुर्सत या नहीं थी कि दोबारा रोना शुरू करें। एक बार मैं शुरू कर देने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूँ या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोई मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। कह रहे हैं उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे वो पुस्तक क्यों दी, यानी ब्रदर्स कारामजोई वो पुस्तक मेरे पिताजी ने मुझको क्यों दी, यह बात मुझको उस समय समझ में तो नहीं आई थी। तब नहीं जानती थी। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पार्ट आपस में गड़मड़ गए। उसके बाद मैंने उस किताब को इतनी बार पढ़ा कि आप सारे पार्ट जो हैं आपस में सब घुल मिल गए हैं, एक दूसरे मिल गए। कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा है। मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रकाशित करता रहा है। जैसे जादू कालीन मेरा नाटक नई व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश, यानी ये सब जो हैं मेरी इन कहानियों में, मेरे नाटक में, मेरे इन उपन्यासों में के अंशों में उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य रहा है। देखिए थोड़ा से 3 लाइन और फिर यहाँ से कल पढ़ाएंगे। निम्मा जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। अम्मा जी की मन्नत का असर रहा होगा कि केवल मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि हम लोग लड़कियां हैं, कमज़ोर हैं, कुछ हैं। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए, नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए रहीं। कह रहा हम पांचों बहनों ने क्या किया कि नानी, माँ और परदादी की परंपरा पर चलते हुए, यानी जिस परंपरा में वो चली आ रही थी, परंपरा पहले ही बताया था, वो परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही, कुछ ऐसी नियम या शर्तें होती हैं जो
पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाती हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरा। ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से यह परंपरा चली आ रही कि ऐसा होगा। तो उसी को करें कि हम लोगों ने लीक पर चढ़ने से इनकार किए, यानी परंपरा से चलने पर इनकार कर दिया। हम लोग जो नियम वो लोग बनाए थे हम लोग उस पर चलना नहीं चाहते थे और इससे हम लोग हमेशा इनकार करती रहीं। आज इतना ही। अब आगे कल बढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ तक आज आप लोग पढ़े हैं घर में इसमें एक बार आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक। ओके बाय।